एक फैंटेसी टीम बनाना काफी सिंपल है, लेकिन एक विनिंग फैंटेसी टीम बनाना भाई उसके लिए एक सॉलिड प्लानिंग और प्रॉपर एनालिसिस की जरूरत है। देखो, मैं आपको ना अननेसेसरली एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या फिर टेक्निकल नहीं होना चाहता, लेकिन इस वीडियो में मैं आपकी मदद कर सकता हूं। आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा मैं कि कैसे आप डेली बेसिस पर स्मॉल लीग के कॉन्टेस्ट में प्रॉपर अर्निंग बना सको, और वो भी सिर्फ थोड़ा सा डेटा जमा करके, उसको प्रॉपरली सॉर्ट करके, कैटेगराइज करके, एंड ऑब्वियसली स्मार्ट डिसीजंस लेके। तो वो सब कुछ कैसे पॉसिबल होगा और कैसे करना है, वहीं पर मैं आता हूं। मेरा नाम आयुष। वेलकम बैक दोस्तों टू फैंटेसी एम्पर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते वक्त आपको कुछ सवाल अपने दिमाग में लाने हैं। कौन सी टीम्स खेल रही है भाई, क्या वो टीम स्ट्रांग है या वीक है, उनका रीसेंट परफॉर्मेंस कैसा रहा है। अब आईपीएल 2025 में अगर आप आरसीबी का परफॉर्मेंस देखते तो बहुत तगड़ा था। 2024 के मुकाबले काफी अच्छा खेले वो और जीत भी गए फाइनली। बट मुद्दे की बात तो ये है, उनका जो लाइनअप है वो काफी बेहतर हो गया था, ठीक है, पिछले साल के मुकाबले। इनके पास टॉप ऑर्डर से लेकर मिडिल ऑर्डर, मिडिल क्या लोअर ऑर्डर तक सारे अच्छे बैट्समैन थे। और बैट्समैन के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनके पास थे कुछ रिलायबल बॉलर्स, स्पेशली इनके डेथ बॉलर्स। और इसी लाइनअप की बदौलत सबसे परफेक्ट परफॉर्मेंस पूरे सीजन में उसी टीम ने दिया है, और ऑब्वियसली भाई टाइटल विनर वो बन गए। इसलिए टीम को पहले समझना पड़ेगा, टीम को एनालाइज करना पड़ेगा, उसमें कौन से टाइप के प्लेयर आपको दिख रहे हैं, क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या वीकनेसेस है, वो हमको समझनी पड़ेंगी। तब जाकर हम उन प्लेयर्स को अपनी टीम में ऐड कर पाएंगे। और ये प्रोसेस काफी सिंपल है। आपको सबसे पहले वो टीम का रीसेंट फॉर्म चेक करना है। पिछले कुछ 3-4 मैचेस आप चेक करो, उसमें कैसा परफॉर्म कर रहे हो, वो कौन सी टीम के अगेंस्ट जा रहे हैं, और वो सामने वाली टीम के अगेंस्ट क्या ये स्ट्रांग दिख रहे हैं, क्या ये वीक दिख रहे हैं। अगर उनके अपोनेंट्स इनसे ज्यादा स्ट्रांग है और फिर भी ये टीम जीत रहे, तो मतलब कुछ तो बात है। और शायद इसी रीजन की वजह से ना वो टीम लीडर बोर्ड पर आपको अच्छे पोजीशन पर दिखेगी। जितनी मैचेस वो खेले हैं उसमें से जितनी मैचेस वो जीतते हैं, 10 में से कह लो 8 मैचेस अगर वो जीतते हैं, तो ऑब्वियसली टॉप 3 में तो आराम से उनका नाम आपको देखने को मिल जाएगा। और ये ऑटोमेटिकली भी नहीं होता, उनके प्लेयर्स की वजह से हो रहा है ना। टीम अपने आप थोड़ी लीडर बोर्ड पर ऊपर पहुंचेगी। उनमें कोई नए प्लेयर्स आए हैं क्या, कुछ डेब्यूटेंट प्लेयर्स हैं क्या जो एकदम तगड़ा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, शायद आप उन प्लेयर्स को ऐड करके उस चीज का फायदा उठा सकते हो। तो ऐसे प्लेयर्स ढूंढो। कुछ ऐसे प्लेयर्स भी होते हैं जो पिछले साल नहीं थे, इस साल उनका कमबैक हो रहा है, तो शायद उन्हीं की वजह से उनका जो इम्पैक्ट है टीम के लिए उस गेम में, उस वजह से टीम जीत रही होगी। तो आपको ऐसे प्लेयर्स पर काफी नजर रखनी पड़ेगी और उनको अपनी टीम में ऐड करना पड़ेगा। और जो कि ज्यादा कंफ्यूजिंग है नहीं, ऐसा मत सोचो कि इतना बड़ा स्क्वाड है उसमें प्लेइंग 11 निकालो, फिर प्लेइंग 11 में से वो अच्छे प्लेयर छांट के निकालो, ऐसा नहीं है। बहुत ईजी है। एक स्ट्रांग टीम की पहचान ही रहती है उनका लाइनअप जो है, उसमें आपको अच्छे बैट्समैन, ठीक है, ओपनिंग बैट्समैन बहुत अच्छे दिखेंगे, और उसी के साथ साथ केपेबल डेथ बॉलर्स। एग्जांपल्स के लिए भी हमारे पास कुछ अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं। 2025 का आईपीएल उठा लो दोस्तों, कृणाल पांड्या आरसीबी की तरफ से फाइनल्स में मैन ऑफ द मैच रहे, और उसके पहले भी पूरे सीरीज में उनकी तरफ से जो योगदान मिला है, जो परफॉर्मेंस हमने देखा है, लाजवाब। फिर मुंबई इंडियंस से जसप्रीत बुमराह, डेफिनेटली नोटेबल परफॉर्मेंस था, इतना भी एक्सेप्शनल नहीं था, बट भाई जसप्रीत बुमराह है वो। तो आपको हर वो सीरीज में ऐसे कुछ प्लेयर्स देखने को मिलेंगे, और उन्हीं प्लेयर्स को आइडेंटिफाई आपको सबसे पहले करना है। अब एक चीज तो क्लियर हो गई है, मैं इतना कह सकता हूं इस पॉइंट पे, टीम्स को हमने परख लिया है, उसमें जो अच्छे वेल परफॉर्मिंग प्लेयर्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया है, और उनको हम अभी प्रायोरिटी देंगे हमारी टीम में ऐड करने के लिए। बट लेकिन वो प्लेयर क्या वो पिच पे अच्छा खेल पाएगा? आपने ये सोचा कि ये ओपनिंग बैट्समैन जिसका फॉर्म बहुत अच्छा रहा है और मैं इसको डेफिनेटली ऐड करूंगा, बट दूसरी तरफ मैच हो रही है एक बॉलिंग पिच पे, जैसे कि इकाना क्रिकेट स्टेडियम वाली पिच, वहां पर आप ज्यादा से ज्यादा बैटर्स अगर ऐड करते हो तो शायद आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, जो कि बहुत बड़ी भी नहीं है। बैटर्स खेलते हैं वहां पर, रन्स निकलते हैं, ऐसा नहीं कि बैट्समैन खेल ही नहीं पाते, सब बॉल आता है और विकेट गिर जाता है, नहीं। बैटर्स से ज्यादा अगर कोई और आपको अच्छे पॉइंट्स दे रहा है तो आप उसको ऐड करोगे ना। बैटर्स तो खेलेंगे, बैटर्स तो फैंटेसी पॉइंट्स देंगे, लेकिन उनसे भी ज्यादा फैंटेसी पॉइंट्स देने वाला कौन है? वो बॉलर हो सकता है, वो ऑलराउंडर हो सकता है। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। तो आज आके मैं जो ये कह रहा हूं, मेरे कहने का मतलब ही यही है कि पिच क्या है दोस्तों, वहां पर कौन चलता है, कौन नहीं चलता है, किसे एडवांटेज है, किसे डिसएडवांटेज है, पहले हमें वो समझना पड़ेगा। पिच को अगर आपने समझ लिया ना, तो दोस्तों आपके हाथ में लिखी हुई स्क्रिप्ट है, वो मैच की स्क्रिप्ट है, कैसे वो मैच जाएगी, कौन जीतेगा, कौन अच्छा करेगा, कौन बुरा करेगा, वो प्रॉपर स्क्रिप्ट आपके हाथ में मिल जाएगी। और पिच एनालिसिस को लेकर ना काफी सारे वीडियोस हैं, मैंने खुद ने इतने मल्टीपल वीडियोस बनाए। मैं सोचता हूँ कि इसे कैसे सिंप्लीफाई किया जाए कि यार हमारे बिगिनर दोस्त जो हैं, जो फैंटेसी में अभी अभी आ रहे हैं, या फिर बिगिनर भी नहीं कह लो, थोड़ा टाइम आपको हो गया, बट फिर भी पिच एनालिसिस आपको थोड़ा ट्रिकी लगता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड
कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो उनके लिए पिच एनालिसिस कैसे इजी की जाए। देखो जितना सिंप्लीफाई हो सकता है ना उतना करो। और वो कैसे होगा, या वो पिच बैटिंग फेवर वाली है या वो बोलिंग फेवर वाली है, ये दो में डिवाइड कर दो पिच को, सबसे इजी और सबसे सिंपल। अब इसी में मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, जो नया फैंटेसी पॉइंट सिस्टम है, और जो कि अभी नया नहीं रहा, काफी टाइम हो गया, बट वो फैंटेसी पॉइंट सिस्टम आपको क्या बताता है कि बैटर्स पर थोड़ा ज्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बैटर्स की तरफ से काफी अच्छे फैंटेसी पॉइंट्स मिलते हैं। बीच में उन्होंने बॉलर्स के लिए भी एक्स्ट्रा फैंटेसी पॉइंट्स डाले थे, बट उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा उससे। एक बैटर्स फिर भी टेक्निकली ज्यादा फैंटेसी पॉइंट्स दे सकता है, उससे भी ज्यादा एक ऑलराउंडर दे सकता है। वो तो डिपेंड करता है किस टाइप का ऑलराउंडर है, वो बैटिंग ऑलराउंडर है या बॉलिंग ऑलराउंडर है। तो सिंपली पिच अगर आपको बैटिंग फेवर वाली दिखती है तो आपको 4 से लेकर 5 बैटर्स ऐड करना है। और वो बैटर्स ना विकेट कीपर सेक्शन और बैट्समैन सेक्शन, जो भी वो सारे प्लेयर्स हैं, वो दोनों को मिला के मैं कह रहा हूँ। और ऑब्वियसली यहाँ पर मल्टीपल विकेट्स भी गिरेंगे, तो बचे कुछ प्लेयर्स आप ऑलराउंडर सेक्शन में और बॉलर सेक्शन में ऐड कर लो। जो केपेबल बॉलर्स हैं, डेथ बॉलर स्पेशली, तो उनको आप ऐड कर सकते हो बैटिंग पिच वाली फैंटेसी टीम में। फिर अगर आपके सामने बॉलिंग पिच आ जाए ना, तो एक और चीज पर आपको ध्यान देना पड़ता है, और वो ये है कि अगर पिच पेसर्स को फेवर करती है तो आपको टॉप ऑर्डर के बैट्समैन ऐड करने हैं। मैं आगे आपको बताऊंगा कि फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम और बॉलिंग करने वाली टीम किसके कौन से प्लेयर्स आपको ऐड करने हैं, वो मैं बताऊंगा। लेकिन इन शॉर्ट इतना जान लो कि अगर पेसर्स को एडवांटेज है तो आपको दोनों टीम के टॉप ऑर्डर्स पर ध्यान देना है और उन्हीं में से आपको प्लेयर्स ऐड करने हैं। लेकिन अगर पिच स्पिनर्स को एडवांटेज दे तो आपको ऐड करने हैं ऑलराउंडर्स। बैटर्स को ऐड करके मतलब नहीं, क्योंकि स्पिनर्स को एडवांटेज तब मिलता है जब पिच कंप्लीटली ड्राई होती है, स्लो हो जाती है, तो वहां पर बैटर्स नहीं खेल पाते, ठीक है, उनको दिक्कत होती है, विकेट बहुत आसानी से निकल जाते हैं। तब आपको ऑलराउंडर्स ऐड करना है, और वैसे ऑलराउंडर्स जिनके पास मल्टीपल ओवर्स है। अगर हम T20 की बात कर रहे हैं तो 3 से लेकर 4 तो ज़्यादा से ज़्यादा कोई ओवर डालेगा, तो हाँ 4 ओवर्स अगर वो ऑलराउंडर डालता हो तो वो आपकी टीम में होना चाहिए। बॉलर्स तो आप डेफिनेटली ऐड करोगे, बॉलिंग पिच है तो बॉलर्स ऐड होनी है, लेकिन सवाल बैटर्स पर उठता है ना, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए ऑलराउंडर्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करने हैं बॉलिंग पिच पे, जहां पर स्पिनर्स को फेवर हो रहा है। अब बहुत बार हमने ये भी नोटिस किया है कि किसी पिच के कंडीशंस ना थोड़े चेंज हो जाते हैं, और वो कब चेंज हो जाता है पता है, 2 से 3 ओवर भी हो जाए ना भाई, पूरी चेंज हो जाती है। शुरुआत में भाई अच्छा खासा बॉलिंग हो रहा था, विकेट भी गिर गए, लेकिन 3-4 ओवर हो गए, पावर प्ले खत्म हो गया, अभी मैं देख रहा हूँ पिच की कंडीशन पूरी बदल गई है। और इतना सडन चेंज भी अगर नहीं दिख रहा हो ना, तो इनिंग्स के बाद ही बदलाव हमको देखने को मिलता है। मतलब फर्स्ट इनिंग्स में तो बढ़िया ग्रिप मिल रही थी बॉल को, अब सेकंड इनिंग्स में पता नहीं क्या हो गया है, बैटर्स को एडवांटेज मिल रहा है, बॉलर्स कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि वेदर में चेंजेस आती हैं, तो वेदर रिपोर्ट पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। एग्जाम्पल के साथ थोड़ा समझ लेते हैं। चप्पाक का या फिर इकाना क्रिकेट स्टेडियम वाला ही आप पिच उठा लो, वहां की पिच सेकंड इनिंग्स आते आते काफी स्लो हो जाती है, काफी ड्राई हो जाती है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, आपको फर्स्ट इनिंग्स के एकदम अच्छे टॉप ऑर्डर बैटर्स ऐड करने हैं। सेकंड इनिंग्स में जो बॉलिंग करने वाली टीम रहेगी उनके आपको बॉलर्स ऐड करने हैं, स्पेशली स्पिनर्स। और हाँ, वेन्यू हिस्ट्री चेक करना मत भूलना, क्योंकि ये आपको बताएगा कौन सी टीम यहाँ पर फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करके या बॉलिंग करके हमेशा जीती है या फिर ज्यादा टाइम जीती है। क्योंकि टॉस जब होता है और कैप्टन अपना डिसीजन बताते हैं, वो डिसीजन पिच को देख कर लेते हैं। तो पिच की कंडीशन समझने के बाद आपको ये भी देखना है कि कैप्टन का डिसीजन क्या था। हर वो कैप्टन जो टॉस जीतता है वो खुद की टीम को एडवांटेज में रखने की कोशिश करेगा। तो अगर आपको पता चलता है वो कैप्टन ने बॉलिंग फर्स्ट चूज किया है, तो मतलब समझ लो शुरुआत में बॉलर्स को काफी एडवांटेज मिलने वाला है। ऑब्वियसली उसमें पिच काफी स्टेबल रहेगी, काफी परफेक्ट रहेगी बॉलर्स के लिए। सेकेंड इनिंग्स में आते आते पिच थोड़ी कह सकते हो फास्ट हो जाएगी और ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी शायद वहां पर, तो उस वजह से वो टीम जो पहले बॉलिंग कर रही थी अब सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करते वक्त उनके बैटर्स को एडवांटेज मिलेगा। तो ऐसे डिसीजंस पर भी आपको ध्यान देना है। टॉस चेक करना है कि कौन पहले बॉलिंग ले रहा है, कौन पहले बैटिंग ले रहा है, और उनकी कमेंट्री भी होती है, उसमें भी वो चीजें समझाते हैं, बताते हैं, पिच के बारे में बताते हैं। तो हो सके तो वो सब इन्फो पर भी ध्यान दो, इसमें आपका ही फायदा है। अब जितना जानना था उतना हमने जान लिया, किस टाइप की टीम है, कौन से प्लेयर्स हैं, कैसा वो खेलते हैं, क्या परफॉर्मेंस है, क्या लेवल है, पिच कैसी है, वो प्लेयर्स उस पर कैसे खेलेंगे, ये भी हमने जान लिया। अब बारी आती है उन प्लेयर्स में से परफेक्ट कैप्टन और वाइस कैप्टन पिक करने की। ये पार्ट को मैं जितना सिंप्लीफाई हो सकता हूं उतना करूंगा, क्योंकि इसके लिए ढेर सारे वीडियोस है जो ये बताते हैं भाई ये प्लेयर को करो, ये प्लेयर को कैप्टन, ये प्लेयर को वाइस कैप्टन। हद से ज्यादा अननेसेसरी इंफॉर्मेशन फैला कर रख दी है लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। मैं मानता हूं कैप्टन प्लेयर वो होना चाहिए जो कंसिस्टेंट हो, जो सेफ हो, जो हर मैच में अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर करता हो। क्यों? क्योंकि कैप्टन बना रहा हूं, मुझे 2x पॉइंट्स चाहिए। अगर वो प्लेयर 60 to 70 फैंटेसी पॉइंट्स हर मैच में डिलीवर करता है, मतलब उसका एवरेज है 60-70 का, तो भाई मुझे नहीं करके
150 से लेकर 200 फैंटेसी पॉइंट्स उस प्लेयर से मिल जाएंगे अगर मैं उसको कैप्टन बनाता हूँ। मैं किसी रिस्की प्लेयर को कैप्टन नहीं बनाऊंगा, क्योंकि अगर वो नहीं चला तो कैप्टन पिक की वजह से पूरी फैंटेसी टीम बन भी सकती है और बिगड़ भी सकती है। इसलिए मैं यहाँ पर सेफ चलना चाहता हूँ। मैं सेफ कंसिस्टेंट प्लेयर जो प्रेफरेबली एक ऑलराउंडर सेक्शन या फिर टॉप ऑर्डर बैट्समैन होगा, तो ऐसे प्लेयर्स को मैं कैप्टन बनाऊंगा। और वाइस कैप्टन में मैं थोड़ा अलग चीज ट्राई कर सकता हूँ। मेरा मतलब मैं रिस्की प्लेयर को एक वाइस कैप्टन बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो प्लेयर शायद इंपैक्टफुल होगा। मुझे अगर लगता है कि ये प्लेयर आज मल्टीपल विकेट्स उठाने वाला है तो उस प्लेयर पे मैं रिस्क उठा के उसे वाइस कैप्टन बनाऊंगा। अगर मुझे लगता है आज का ये ऑलराउंडर ना बैटिंग भी अच्छी करेगा, बॉलिंग भी अच्छी करेगा, तो शायद मैं उसे वाइस कैप्टन बना दूं। या फिर कोई ऐसा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जो मुझे लगता है कि एक ऐसी टीम है जिसका टॉप ऑर्डर आज पूरा मार खाएगा, तो ये जब मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आएगा और मल्टीपल रन्स बनाने की कोशिश करेगा तो उसमें मेरा फायदा होगा उसे वाइस कैप्टन बना के। तो ऐसा कॉम्बो जब आप अपनी टीम में रखोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे आपकी टीम हर बार अच्छा परफॉर्म कर रही है। एक सेफ कैप्टन आपको अच्छे पॉइंट्स डिलीवर करेगा और वाइस कैप्टन अगर आपका चल गया, दैट्स इट, आपकी टीम ऑटोमेटिकली अनबीटेबल बन जाएगी। और फाइनली इस वीडियो को कंक्लूड करने के लिए जो भी टिप्स, जो भी ट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उससे मैं शॉर्ट में आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले तो आपको टीम एनालिसिस करनी है, फिर आपको इंपैक्टफुल प्लेयर्स ढूंढने हैं, फिर आपको पिच की कंडीशंस को सिंप्लीफाई करना है, फिर आपको उस पिच को अफेक्ट करने वाले वेदर कंडीशंस और कैप्टन के टॉस डिसीजंस पर भी ध्यान देना है, और आपका फाइनल मूव होगा कैप्टन और वाइस कैप्टन पिक। वो तो मैंने आपको समझा दिया क्या करना है, वो तो मैंने आपको बता दिया उसमें क्या करना है। यही स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हो और हमारा दिया गया हुआ इन्वेस्टमेंट प्लान जो कि पिन हुआ है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जाकर आप चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है कोई प्रॉपर प्लान तो वो प्लान की मदद से और ये टिप्स की मदद से आप अच्छी खासी डेली बेसिस पर अर्निंग बना सकते हो स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट में। अब वो कोई भी ऐप हो भाई, बस इतना ध्यान में रखना कि वो टीडीएस फ्री हो, क्योंकि टीडीएस फ्री ऐप पर आप जितना पैसा बनाते हो वो सारा आपको मिलता है। आप ड्रीम 11 पर खेलोगे तो ठीक है, आपका खुद का चॉइस, लेकिन देखो जब वो पैसे विड्रॉ करने जाओगे तो 30% आपको नहीं करके गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा। तो अगर आप कोई टीडीएस फ्री ऐप ढूंढ रहे हो, जेन्युइन ऐप, तो मेरी सजेशन रहेगी लीग 11। डिस्क्रिप्शन में मैंने इन सब ऐप्स की लिंक भी रखी है। एक ऐप नहीं है, मल्टीपल है, आपकी पसंद, आपको जो सही लगे वो ज्वाइन करो। वो सारे ऐप्स मैं खुद ट्रस्ट करता हूँ, खुद उस पर खेलता हूँ और उन सभी ऐप्स को मैं डेली बेसिस पर यूज करता हूँ। बाकी क्या लगता है आपको इस वीडियो के बारे में, जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आपके कुछ डाउट्स रहेंगे तो मैं वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा। फ्यूचर वीडियोस के लिए अगर आपके पास कुछ आइडियाज हो, कुछ सजेशंस हो तो प्लीज भाई बताओ, मैं उन पर भी वीडियोस बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते हुए जाना, शेयर करना अपने उन दोस्तों के साथ जिनको इन टिप्स की काफी जरूरत है, और सब्सक्राइब करना क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए और भी आने हैं और आते रहेंगे। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग टिल द एंड, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय एंड टेक केयर। चलो।